मनुष्य का जीवन अपने आप को बनाने में सदियां बीत जाती है, पर नष्ट होने में लम्हा नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पर हम आलोचना करेंगे वो कई दिनों से अखबार की सुर्खियों में छाया हुआ है, जिससे केवल हिंसा की बू आती है। एक ऐसी हिंसा जो मानवता को कलंकित करने वाली है, ऐसी हिंसा जिसे देखकर हर एक व्यक्ति का मन नम हो जाए। शुरुआत करते हैं मणिपुर के इस हिंसापूर्ण माहौल में। जो आगजनी का माहौल हम देख रहे हैं, इसके कारण मीमांसा को जांचते हुए शुरू करते एक शायरी के जरिए। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। ये जो आग हम आज देख रहे हैं मणिपुर में, दरअसल ये किसी कारण का परिणाम है, जिस कारण को आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए करेंगे ताकि हमारे देश में आगजनी के बजाय केवल अमन और शांति प्रस्तापित हो। इसलिए आज ये कारणों को जानना बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है ये सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना महत्वपूर्ण रखता है, और सामान्य व्यक्ति के मन में भी कई सारी उत्कंठता है इस विषय को जानने के लिए कि आखिर मणिपुर में ये हिंसा और आगजनी क्यों फैली। साथ ही ये उन लोगों के लिए ज्यादा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सिविल सेवा परीक्षाओं के अभ्यर्थी है, जो अपने अपने राज्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं। उनके लिए भी जनरल स्टडीज के लिए एक सामान्य अध्ययन का एक विषय है जो काफी गंभीर है, जिसे हर पहलू से, हर नजरिए से जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने आप को एक अच्छे ढंग से अपने विचारों को प्रकट कर पाए जहां पर भी वो प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जाते हैं। तो आइए शुरू करती है कि मणिपुर में बेसिकली क्या हुआ जिसके कारण से इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी का माहौल बना। मणिपुर ईशान्य भारत का एक वो छोटा सा सुंदर राज्य है जो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट का सेवन सिस्टर का एक हिस्सा है। बेसिकली मणिपुर म्यांमार के बॉर्डर में एक सेंसिटिव इंटरनेशनल पोरस बॉर्डर को एडजॉइनिंग एरियाज में हम जैसे देखते हैं, उस जियोपॉलिटिकल एरिया में स्थित है। और जियोपॉलिटिकल स्थिति मणिपुर की ऐसी है कि जिसके वजह से इंटरनेशनल नेक्सस, किसी भी तरीके का इलिसिट ट्रेड वहां पर काफी आसानी से होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मणिपुर में बगल में ही म्यांमार जो है, जहाँ पर एक सिविल वॉर सिचुएशन है, जिसकी वजह से कई सारा इन्फ्लक्स इमिग्रेशन जो हो रहा है इलीगल तरीके से, उससे भी मणिपुर का जियोपॉलिटिकल जो एरिया है काफी प्रभावित हुआ है। और साथ ही मणिपुर के ऐतिहासिक कुछ विषय है कई दशकों पुराने, जो खुद एक अपनी मूल समस्याओं का कारण बना हुआ है। ऐसे सारे मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम आज उन सारे विषयों पर पर्दा डालेंगे जो हमें इस विषय को गहरे रूप से समझने में मदद करेगा। वैसे मणिपुर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि एक फुटबॉल का स्टेडियम, सेंटर में प्लेफील्ड एरिया है और आसपास में जो हिल एरियाज है, जो जिसको हम मणिपुर का हिल एरियाज कहा जाता है, वो एक तरीके का स्टेडियम का जोन जैसे लगता है। प्लेफील्ड एरिया वैली का वो पोर्शन है जहाँ पर नॉर्मली मैच खेला जाता है, और पैविलियन से बैठ के, स्टेडियम से बैठ के लोग उस मैच को देखते। तो वैली का जो वो एरिया है, यहाँ पर मेती समुदाय के जो ज्यादातर हिंदू समाज में अपनी आस्था रखते हैं, जिनमें कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम्स की भी संख्या है। तो मेजॉरिटी रूप से मेती, वैष्णव और जो नॉन ट्राइबल सेक्शंस के विविध जाति का समावेश एक समूह है, और जिनकी लोक संख्या को यदि हम देखा जाए तो राज्य के तकरीबन 59% हिस्सा है, बट ये 10% ज्योग्राफिकल एरिया में ही स्थित है, वैली में। तो कॉन्सेंट्रेटेड इन वैली पोर्शन। तो मेती समाज का केंद्र बिंदु जो है वैली में है, 10% जो लोक संख्या का टोटल हिस्सा है। यदि हम 2011 की जनसंख्या का मुआयना करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर का करीबन 29 लाख का जो पॉपुलेशन है, उसमें 59% मेती समुदाय से बिलोंग करते हैं, और रिमेनिंग 41% जो है वो होता है बाकी जनजाति क्षेत्र जो पहाड़ी इलाकों में, हिल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। सामाजिक एवं राजकीय क्षेत्र में मेती समाज का हम प्रभाव और अस्तित्व देखेंगे तो विधानसभा की कुल 60 सीटों में से 40% प्रतिनिधित्व ये नॉन ट्राइबल सेक्शन से किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी मेती समाज से बिलोंग करते हैं। खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी जो दूसरी दफा मुख्यमंत्री बने हैं, वो खुद भी एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, मेती समाज के। वो आज इस राज्य के मुख्यमंत्री है।
तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मेती समाज का दबदबा राजकीय क्षेत्र में कायम है। पर 1949 में जब मणिपुर मर्ज हुआ इंडिया में, तब मेती समाज को ट्राइबल कैटेगरी का स्टेटस प्राप्त हुआ था। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब मणिपुर भारत में मर्ज हुआ तो कहीं ना कहीं इनके मेजॉरिटी पॉपुलेशन के परसेंटेज को देखते हुए भारत सरकार के पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में राज्य के सूची में मेती समाज को जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। आज यदि हम देखा जाए तो कुकी और नागा ट्राइब जो बेसिकली हिल एरिया में रहते हैं, इनका 90% जो हम भूभाग देखते हैं हिल का, ये एसटी एरियाज आता है। तो मेजॉरिटी यहाँ पर हम फेथ की बात करें तो क्रिश्चियनिटी ज्यादा फॉलो की जाती है कुकीजो ग्रुप और नागा ग्रुप्स में। तो नागा बेसिकली वो एरिया से बिलोंग करते हैं जो नागालैंड के विसिनिटी में आता है, और कई ऐसा एक जमाने में ग्रेटर नागालैंड काउंसिल के हिस्से में इस एरिया को लाया जाए, ऐसी भी एक गूंज उठी थी। और कुकी बेसिकली कुकी ट्राइब जिसमें अलग अलग जनजाति है, और टोटल कुल मिलाकर 33 अलग अलग जनजाति मणिपुर के एसटी लिस्ट में आती है, जिसको केंद्र की अधिसूचना में मान्यता प्राप्त है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहां आता है कि मेती समुदाय का एक गुट ये कई दशकों करीबन एक दशक से मांग कर रहा था कि उन्हें एसटी में दिया जाए, जबकि बाकी समुदाय, जनजाति समुदाय इसका विरोध इसलिए कर रहे थे कि मेती समाज ऑलरेडी अपना प्रभाव सामाजिक राजकीय क्षेत्र में बनाए हुए रहे। ऐसे हालातों में एसटी कैटेगरी के समुदाय के लोग ये सोचते हैं कि यदि उनकी रिजर्वेशन की जो कैटेगरी का जो स्टेटस है उसका एडवांटेज उन्हें नौकरी में, शिक्षा में मिलता है, यदि मेती समाज को ये आरक्षण दे दिया गया तो एसटी समाज के जो कुकी नागा ट्राइब के बाकी जनजातीय के जो भाई लोग हैं, इनके अधिकार को कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि वो प्रभावित होंगे। एक असुरक्षितता का माहौल इस समुदाय में बना हुआ है। दूसरी तरफ मेती समाज ये सोचता है कि भौगोलिक स्थिति में केवल 10% हिस्सा राज्य का उनके हक में है, और मेती समाज जो अधिसूचित इलाकों में कोई भी तरीके की जमीन को खरीद नहीं सकता है, उसके वजह से कहीं ना कहीं वैली का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका लैंड डिप्लीशन हो रहा है। एक इनसिक्योर फैक्टर ये है कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स पहाड़ी इलाकों में आकर लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो रहे हैं, और जिनको रिजर्व किया गया जिनके लिए लैंड, वो नॉन रिजर्व एरिया में, जैसे कि मेती कम्युनिटी के लोग जहाँ रहते हैं उस लैंड को वो खरीद सकते, बट मेती समाज के लोग ये नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं असुरक्षितता की भावना लैंड को लेकर उत्पन्न हुई है, और रिजर्व कैटेगरी के साथ मिलने से दूसरे समाज को असुरक्षितता का भाव पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं यह कॉन्फ्लिक्ट कई दशकों पुराना है, और साथ ही में नए तरीके से उत्पन्न होने वाले और विषमताएं इसका एक मूल रूप से कारण बना। ट्रिगर पॉइंट्स वहां आता है जब 2013 की एक पिटीशन पर सुनवाई होती है, और जब यह मांग उठती है कि मेती समाज को आरक्षण दिया जाए, तो मणिपुर हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही के कुछ दिनों में एक राय दी गई थी, जिससे निर्देश दिया गया था राज्य सरकार को मणिपुर हाईकोर्ट की तरफ से कि मेती समाज को आरक्षण के, एसटी कैटेगरी के आरक्षित सूची में लाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार उचित प्रयास करके केंद्र से ये अधिसूचित करवाए। तो ये पहला ट्रिगर था। ये निर्देश ही केवल एडवाइजरी के रूप में जारी हुए थे राज्य सरकार के लिए हाईकोर्ट की तरफ से। यहां से एक ट्रिगरिंग फीचर हम बोल सकते हैं कि शुरू हुई, और इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई निर्देश न्याय प्रक्रिया से आता है, न्याय संस्थाओं से आता है, तो एक नागरिक उसे हमेशा, उसे यदि वो मान्य हो या ना हो, यदि वो अपने से सहमति रखता हो या ना हो, वो उसका सम्मान करना उसके ऊपर आवश्यक है। पर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग हुआ है। हिल एरियाज कमिटी, जिसमें जितने हिल एरियाज के असेंबली के प्रतिनिधित्व है 20 सीट्स के, ये इसमें मेंबर्स होते हैं, और इसका गठन 1972 में हुआ था अंडर स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371C, जो 5th शेड्यूल के राज्यों में राज्यपाल को संविधान के दायरे में आर्टिकल 371C में विशेष अधिकार देता है कि उन हिल एरियाज के क्षेत्र के प्रशासनिक रूप से उनको चलाने के लिए जो भी उचित कदम समझे उसका गठन करके कमेटी के माध्यम से वो करा सकते हैं। तो हिल
एरियाज कमेटी 1972 में जो फॉर्म हुई थी, उनका ऐसा मानना था कि ये जो प्रक्रिया है मेती समाज को निर्देश देने में, या इस याचिका का जो हिस्सा नहीं है, या इस प्रक्रिया का वो हिस्सा नहीं है, और इनको विश्वास में न लेते हुए राज्य सरकार केंद्र को डायरेक्टली मेती समाज को एसटी रिजर्वेशन स्टेटस देने के लिए प्रक्रिया करने के लिए कोशिश कर रही है। एक तरीके का संदेह इनके मन में था, और इसी के चलते एचसी एरिया कमेटी के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट के इस आदेश को एक तरीके से मानने से इनकार किया, एक तरीके से इस आदेश का अवमान किया। दूसरी तरफ एचएससी का हिल एरियाज कमेटी के अलावा एचसम, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, इन्होंने भी इस आदेश को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा और इसका एक अवमान किया, जिसको लेकर हाईकोर्ट काफी संवेदनशीलता से इस पर तत्पर रूप से इस पर कार्रवाई की और इन दोनों गुट के प्रतिनिधियों को शोकॉज किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये शोकॉज करना ही अपने आप में एक मूल समस्या की तरफ शायद एक बढ़ता हुआ कदम ही माना जा सकता है, कि कहीं ना कहीं इसे एक एग्रेसिव वे से देखा गया। ये शोकॉज नोटिस शायद आगे किसी हिंसक रूप को अंजाम देने वाला कारण बन सकता था। ये शायद ही उस वक्त जुडिशियरी में बैठे निर्णायक जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके शायद, और सरकार में बैठे कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको ये बात ज्ञात नहीं हुई। आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आती गई, और इस कॉन्फ्लिक्ट को जब एक सोशियो पॉलिटिकल एंगल से जब देखा गया तो इसके साथ कई सारी दशकों पुरानी समस्याएं भी जुड़ गई, और जब इंसान एक एग्रेशन रूप धारण कर लेता है तो एक समस्या से जुड़कर वो और अनेक समस्याएं को साथ में जोड़ लेता है। ऐसा ही कुछ मणिपुर में नजर आया। लैंड की एक समस्या जो हिल और नॉन हिल एरियाज में जो थी, वो कॉन्फ्लिक्ट का तो कारण था ही था, लेकिन साथ में ये राजनीतिक जो एक इच्छा शक्ति है उसके साथ न्यायपालिका का एक पुरजोर कदम मेती समाज के फेवर में नजर आता हुआ दिखा लोगों को। शायद इससे एक असुरक्षितता का माहौल जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों में बना, जिसको लेकर वो काफी एग्रेसिव हुए, और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर इतना हिंसक हुआ कि एक सॉलिडारिटी रैली के जरिए जो चुराचंद में डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई थी, और ये रैली के दौरान ऐसे कहा जाता है कि दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई, और ऐसा कहा जाता है कि जिसमें आर्म्ड तरीके से स्ट्रगल हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत सारा एग्रेशन लोगों में देखा गया। कहीं ना कहीं तो एक ऐसे लगता है कि कोई प्री प्लान तरीके से कंस्पायर्ड मोमेंट था ये रैली की तरफ जो हिंसा हुई, इसमें कई लोगों की जानें गई। करीबन 60 से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, 250 से ज्यादा लोग इस हिंसा में जख्मी हुए, और 9000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, जो इस वक्त रिलीफ कैंपों में है, जैसे हमने पहले बताया। मेती कम्युनिटी अपने आप में असुरक्षितता महसूस तो कर रही थी, ये लाजमी है। 2016 से जब ये याचिका कोर्ट में प्रलंबित थी, उसके अलावा जब ये प्रलंबित थी तो कहीं ना कहीं ट्राइब्स के लोग भी अपने अधिकार को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और एक तरफा एक सिविल वॉर सिचुएशन में दोनों गुट बटे हुए थे, और कुछ सरकारी तंत्र पर, कुछ प्रशासकीय स्तर पर कुछ नीतियां मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी की बहुत कड़े रूप से अपनाई गई थी, जैसे कि कंट्रोल ऑफ ड्रग नेक्सस। सरकार ने 2018 में ही ड्रग के खिलाफ एक कड़क मुहिम छेड़ दी गई थी, वॉर अगेंस्ट ड्रग, जिसमें बहुत सेंसिटिव ड्रग्स, स्पेशली पॉपी कल्टीवेशन जो हिल एरियाज में होता है, और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लैंड्स को इलीगल एनक्रोचमेंट के जरिए हथियाया गया है। वहां पर अफीम की खेती होती है, जिसको हम पॉपी कल्टीवेशन होते हैं, और पॉपी कल्टीवेशन का सप्लाई म्यांमार में बाकी जगहों पर होता है, और एक बहुत बड़ा ड्रग नेक्सस इस कॉरिडोर में बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी विकास को लेकर काफी संवेदनशील है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में, जो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट को अपना एक एजेंडा बनाकर चल रही थी, जिसकी वजह से काफी डेवलपमेंट के एजेंडास को आगे ले जाने में हेल्प हुई। बहुत सारे सालों में हमने देखा कि उग्रवाद की समस्या का भी समाधान हमने बनते हुए देखा। आज शांति का एक माहौल नॉर्थ ईस्ट में कायम है। ऐसे हालात में कहीं ना कहीं ये इलीगल ट्रेड, इलीगल नेक्सस ड्रग के जरिए जो हम देख रहे हैं, इस पे कड़ा शिकंजा कसने का मंसूबा राज्य के सूबा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने अपने हाथ में लिया था। दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने वॉर अगेंस्ट ड्रग को बहुत ऐतिहासिक रूप से आगे ले जाने की इच्छा शक्ति व्यक्त की, जिसमें कई हिल एरियाज के लोगों ने भी अपना मन से इसका समर्थन दिया। कई लोगों ने स्वेच्छा रूप से कई सारे गाँव में अवैध रूप से होने वाली अफीम की खेती को खुद अपने हाथों से नष्ट किया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ऐसे गाँव को, ऐसे विलेजेस को 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया।
ऐसे सकारात्मक प्रयासों को सरकार को जो सफलताएं प्राप्त हुई वो बेहद कारगर साबित होने वाली थी। ऐसे हालातों में यदि कोई हिंसा किसी तरीके से उत्पन्न होती है तो इसके छुपे हुए कारणों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसी क्या ताकतें हैं जो इस हिंसा को आगे अंजाम देने वाली बन रही है। जैसे हमने बताया कि एक निर्णय को लेकर दो समुदाय में संघर्ष होना लाजमी है। बात यहाँ तक आ जाती है कि कोर्ट के न्यायपालिका के आदेश को निर्देश को आप अवमान करें एक सामान्य जिम्मेदार नागरिक के लिए ठीक नहीं है। ऐसे हालात उत्पन्न होने का कारण कुछ और हो सकता है। सियासी रूप से यदि देखा जाए तो उसके और कुछ छुपे पहलुओं को हमें देखने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ कारण हैं जो हमें ये कहने पर या समझने पर मजबूर करती है कि शायद ये सामाजिक कारण से विपरीत कुछ और छुपी ताकतें हैं जो इस हिंसा के पीछे अपना कमाल दिखा रही थी। ये ट्रिगर एकाएक नहीं आया, ये मानना लाजमी है, क्योंकि सरकार के प्रयास हमेशा जनता के हित में थे और सरकार उस स्तर पर काम कर रही थी। जरूरी था कि समाज में रहने वाले उस साधारण नागरिक जिन्हें इन हर तरीके के काम से नफरत है, इस हर तरीके के नेक्सस को तोड़ने में उनकी इच्छा शक्ति सरकार के साथ काम कर रही थी। ऐसे मंसूबों को उध्वस्त करने का छुपा और इलीगल तरीके से मंसूबा किस ताकतों का है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित होता है। नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी को देखेंगे तो खास रूप से गोल्डन ट्रायंगल का जो रूट है इसे इलिसिट ट्रेड के लिए बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में हम ये कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो आज मणिपुर में देखा गया ये किसी आर्म्ड अंडरग्राउंड ग्रुप का हैंडीवर्क हो सकता है। ऐसे में फॉरेन एलिमेंट्स का इसमें योगदान होना, म्यांमार से या चाइना का कोई रोल प्रॉक्सी तरीके से प्ले करना, इसको हम नकारा नहीं जा सकता है। हालात ऐसे उत्पन्न होते हुए लाजमी है कि यह स्वाभाविक रूप से हमारे बात मन में आती है कि केंद्र सरकार के ऊपर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आर्टिकल 355 इंपोज करना पड़ा मणिपुर राज्य में। तो आर्टिकल 355 इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार को वो अधिकार देता है जो उस राज्य में प्राप्त सिचुएशन के मुताबिक उसको डील करने में केंद्र सरकार को मदद करती है। अतिरिक्त बल जो हमने देखा कि आसाम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम जो वहां उतारी गई है उनको अधिकार दिया गया कि शूट एट साइट ये शब्द सुनकर कोई भी इंसान डर जाएगा, पर ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए शायद एक प्रभावी माध्यम से शूट एट साइट के जरिए और फोर्स यूज करके इस आगजनी को कंट्रोल करने का एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट केंद्र सरकार ने किया। और आज हम कह सकते हैं कि मणिपुर पे हालात काफी बेहतर है और आने वाले दिनों में इस समस्या को बड़े संवेदनशीलता से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मेती और एसटी समुदाय के प्रतिनिधि मिलकर एक मेज पर चर्चा के माध्यम से अपने इस समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, ना कि हथियारों से और हिंसा से। मुझे लगता है कि शायद मणिपुर के भाइयों के लिए इस वक्त शांति और अमन कायम होना जरूरी है। जो लोग अपने जानो माल से हाथ धो बैठे हैं, जो लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, जो इस हिंसा के शिकार हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने घर में वापस लौटे और इस दशकों पुराने समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से सकारात्मक रूप से लोग आने वाले दिनों में अपने समस्याओं का संवैधानिक रूप से समस्याओं का हल ढूंढेंगे। हिंसा ये कोई संघर्ष का या किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जब यह सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान सुलझाने वाला रास्ता अपनाते हुए दो समुदायों को बहुत जरूरी है कि बड़े संवेदनशीलता से, शालीनता से अपने समस्याओं का समाधान ढूंढे। हिंसा इसका कारण या इसका एक पर्याय कभी नहीं हो सकती है। हमने देखा कि मणिपुर में जो हालात हमने कुछ दिनों पहले देखे ये पूरे देश को हैरान करने वाले थे। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया ने इसके नेगेटिव परिणामों को देखा है। मनुष्य का जीवन अपने आप को बनाने में सदियां बीत जाती है, पर नष्ट होने में लम्हा नहीं लगता। तो आने वाले दिनों में आशा करते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे को केंद्र सरकार जैसे सशक्त रूप से अपना कदम उठाकर निपट रही थी, उसी तरीके से पूरी सद्भाव और पूरी संवेदनशीलता के साथ संविधान के दायरे में आने वाले दिनों में मेती और नॉन मेती भाई बहनों की समस्याओं का समाधान निकालेगी, यही आशा करते हैं। और हम सभी देशवासी ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मणिपुरी भाइयों के इस सुंदर राज्य में और ईशान्य भारत के ही पूरे राज्य में शांति, अमन का राज प्रस्थापित हो और हिंसा को हम दूर रखें, त्याग दें, यही आशा करते हैं। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि
आप हमेशा जो प्यार और स्नेह हमारे साथ बांटते आए हैं और जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। आने वाले दिनों में भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाएंगे। आप ऐसे ही प्रोत्साहन करिए। वीडियो आपको लाइक हुआ हो तो शेयर करिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब किए, ताकि हमें आपसे और ऊर्जा मिले और पॉजिटिविटी मिले कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाए। जय हिंद, जय भारत।